हेलो बच्चों, मैं आपका कुश कुमार। आप देख रहे हैं हमारा बायोलॉजी वाला पर आप तमाम बच्चों का स्वागत करता हूं। जो नए बच्चे आए हैं, जो नए पहली बार हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप पूरे लेक्चर्स को देखिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपसे उत्साहित होते रहें और ऐसे ऐसे लेक्चर्स को आपके पास लाते रहें जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, लाइट किस प्रॉपर्टी से ट्रेवल करती है, लेंस क्या होता है, मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है इस मिरर। आज हम लोग एक नए प्रॉपर्टी को जानेंगे। क्या लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है? रिफ्लेक्ट करने का मतलब एक सतह से टकराने के बाद क्या लाइट सिर्फ वापस ही आती है या उसके अंदर भी जा सकती है? इस बात पर आज हमारा बात, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। द प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डील विद इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चल देख, इधर देख, उधर क्या दिख रहा है? चल इधर देख, रिफ्रैक्शन। टेक एन एग्जांपल, एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आस पड़ोस में बच्चे होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं और कुछ नटखट होते हैं। नटखट कहने का मतलब, अगर आप किसी को कह दीजिए कि आप इस साइड मत आइएगा, तो वो जबरदस्ती कोशिश करेगा कि मैं इस साइड चला जाऊं। तो अब तक आप क्या पढ़े कि लाइट जो है किसी सतह से टकराने के बाद वो बाउंस बैक करता है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, लाइट टकराने के बाद वापस नहीं, वो जबरदस्ती दूसरे मीडियम में घुसने की कोशिश करेगी। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी तक आपने पढ़ा कि किरणें किसी भी सतह से टकराने के बाद पीछे की तरफ आती है, लेकिन अब ये किरणें टकराने के बाद पीछे नहीं भागती है, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करती है। समझ आएगा? ऐसे समझिए। अब तक क्या था कि एक मनचला लड़का बाइक राइडिंग कर रहा था और बहुत रफ्तार से राइडिंग कर रहा था। तो जब यहाँ आता था, फिर चेक पोस्ट पर पहुंचता था, इसके पास हेलमेट नहीं होता था, तो बेचारा टर्न लेकर वापस आ जाता था। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एनी प्रॉब्लम? लेकिन अब क्या है, इस चेक पोस्ट पर अगर ये पहुंचा तो ये वापस नहीं जाएगा। ये सोचेगा कि हम इसके आंख में धूल झोंककर यहाँ से निकल जाएं, पुलिस चेक पोस्ट को क्रॉस करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चा या तो कभी तेज भागने की कोशिश करेगा या कभी स्लो भागने की कोशिश करेगा। क्या अगर पुलिस की गश्ती ज्यादा होगी, तो ये धीरे धीरे भागेगा, धीरे धीरे इसलिए भागेगा ताकि इसको अच्छा समझकर जाने दिया जाए। अगर तेज चलाएगा तो पुलिस का ध्यान इस पे जाएगा और इसको रोकेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, उसके स्पीड पर क्या असर पड़ता है। क्या उसका स्पीड कम हो जाता है? क्या उसका स्पीड ज्यादा हो जाता है? अगर होता है तो कितना कम होता है? अगर ज्यादा होता है तो कितना ज्यादा होता है? समझ में कोई दिक्कत? देखिए, रिफ्रैक्शन कुछ नहीं है। रिफ्रैक्शन इज जस्ट द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गमन करती है तो वहां पर कुछ बेंड देखने को मिलता है, बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इफ समवन asks you what do you mean by refraction, just say simple language, the bending of light when it travels from one medium to another. Any problem? यहाँ पर आप ध्यान देंगे। अभी लिखेंगे नहीं, अभी पहले सुनो, मैं मेरी बात सुनो, हम लिखने का समय नहीं सर। क्या बोलेंगे? The bending of light when it travels from one medium to another medium. मीडियम समझिए, ये मीडियम क्या है? कोई बता सकते हो? What do you mean by medium? देखिए, मीडियम अनेक प्रकार के, जैसे एयर, वाटर, ग्लास स्लैब, प्रिज्म। मीडियम को समझने से पहले आप ये समझिए कि रिफ्रैक्शन कहाँ हो सकता है। रिफ्रैक्शन सॉलिड में भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन लिक्विड में भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन गैस में भी हो सकता है। सर ऐसा कैसे? लिक्विड गैस तो समझ रहे हैं, सॉलिड में होता है। सॉलिड में होता है क्या?
बता कोई बता, सॉलिड में होता है क्या? नहीं बता। चलो, रिफ्रैक्शन कैन अकर थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे सॉलिड थ्रू लेंस, अगर आप चश्मा लगाते हैं और आपको आर पार दिख रहा है लेंस के इस साइड से उस साइड, दैट मींस लाइट ट्रेवल्स थ्रू दैट मीडियम। अगर नहीं जाएगा लाइट आपके आंख तक नहीं पहुंचेगा उस मीडियम से, तो आप किसी चीज को देख ही नहीं पाएंगे। हम किसी चीज को देख क्यों पाते हैं? क्योंकि लाइट हमारे आंख तक उस चीज से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंख तक पहुंच पाती है, रेटिना तक पहुंच पाती है। समझ में आ रहा है बात? ठीक, वहां पर क्या हो गया कि लेंस के थ्रू आप क्या कर पाते हैं, सॉलिड में रिफ्लेक्शन को और ऑब्जर्व कर पाते हैं। लिक्विड, जब कभी भी आप वाटर में एक गिलास पानी में पेंसिल को डालिएगा, आप ये थोड़ा टिल्टेड देखिएगा, या इसमें मान लीजिए किसी कॉइन को गिरा दीजिएगा तो ये कॉइन थोड़ा आपको ऊपर दिखेगा, ठीक है। और इसमें वाटर क्या है, लिक्विड है, तो वाटर में आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, लिक्विड में आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। गैसियस पार्टिकल, देखिए हम अभी आपको देख पा रहे हैं, हम दोनों के बीच में बहुत सारा गैसियस मॉलिक्यूल्स है कि नहीं, एयर है, मिक्सचर ऑफ गैस है, फिर भी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। दैट मींस लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम हियर माय आई टू योर आई। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन जो है वो तीनों मीडियम में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। इससे माइंड का असर नहीं पड़ता। हाँ, ये डिपेंड करता है उसका स्पीड घट और बढ़ सकता है, ठीक है। देखिए हम जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले दिन बदल दे, राइट डाउन फास्ट एज यू कैन। आइए देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं मीडियम क्या है, ठीक है। आपने देखा कि रिफ्रैक्शन तीनों मीडियम में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है और गैस में। तो मानिए हमारे पास दो मीडियम है, पहला है गैस जिसको आप एयर के नाम से जानते हैं, मीडियम 1, और दूसरा है हमारे पास वाटर यानी लिक्विड, और इसको हम लोग मीडियम 2 कहते हैं, ठीक है। अब दो मीडियम के बीच में हम लोग नॉर्मल को ड्रॉ करें, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें, ये हमारा नॉर्मल को, ठीक है। देखिए एयर जो है ये रेयर मीडियम के नाम से हम लोग बुलाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं रेयर मीडियम, क्योंकि इसका म्यू जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब म्यू क्या होता है ये बात हम आगे करेंगे, पहले समझिए। इसको हम लोग रेयर कहते हैं, अभी बस इतना याद रखना है, एयर। और वाटर को हम लोग एज ए डेंसर मीडियम मान सकते हैं। तो दिक्कत डेंसर का क्या होगा, ये डेंस है, कहते हैं ये डेंस पॉपुलेटेड एरिया, यानी यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा मान चलिए पॉपुलेशन है, ठीक है। जितना इसमें आपको बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स है। तो नेचर ऑफ पार्टिकल्स में क्या है कि गैसियस पार्टिकल्स जो होंगे उसमें क्या होंगे, स्पेस ज्यादा होंगे कि नहीं, स्पेस ज्यादा होंगे, तो इसमें क्या होगा कि ज्यादा आसानी से लोग भाग सकता है। इसका मतलब गैसियस में क्या है कि ज्यादा स्पीड से लाइट क्या कर सकता है, ट्रेवल्स कर सकता है, क्योंकि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन वाटर क्या होगा, लिक्विड होता है। तो आप जानते हैं तो सिंपल है कि गैसियस की तुलना में वाटर लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, तो उसमें थोड़ा वो क्या होता है धीरे चलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वाटर हमारा क्या है डेंसर मीडियम है और एयर हमारा रेयर मीडियम है, यहाँ से अगर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट अगर आप निकल लिए एंगल बनाता हुआ दिखता है, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, हमारा क्या है इंसिडेंट रे हो गया। तो ये क्या करेगा, चूंकि नीचे डेंसर है, ऊपर बहुत तेजी से आ रहा है, नीचे इसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, क्या है बहुत कम है। ये क्या होगा कि धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ, धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आने की कोशिश करें। कोई दिक्कत मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन दिस केस क्या कर रहा है कि इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में आ रहा है। जब कभी भी इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान सुनिएगा, अभी तक ये इंसिडेंट रे है, लेकिन जैसे इस पॉइंट से आगे बढ़ा तो ये क्या हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या करेगा कि धीरे धीरे किसकी तरफ आएगा टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन, टुवर्ड्स नॉर्मल, ध्यान सुनिएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, याद रखिए ये बात, मतलब करेगा आपको हमेशा ये क्या टुवर्ड्स नॉर्मल है। लेकिन अगर इसको हम लोग बदल दें, अगर इसको हम लोग
बदलने की कोशिश करें। मान लीजिए अगर आपको कह दिया जाए अगर वाटर से रेयर में जाएगा यानी डेंसर से अगर रेयर में जाएगा यानी वाटर से एयर में जाएगा तब क्या होगा, ऐसी भी चीज आप ध्यान सुनिए। अभी ये आपका इंसिडेंट है और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। कोई दिक्कत? हम इसको थोड़ा मिटाते हैं ताकि आपको मीडियम 3 में हम आपको समझा सके। इसी के नीचे यहाँ पर आप क्या कीजिए, फिर ये एक हो गया। अब ये आपका हो गया मीडियम 3, ठीक है। ये फिर से आपका एयर हो गया, यानी अगर ये डेंसर है तो ये रेयर हो गया, यानी अब डेंसर से रेयर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो अब जो ये डेंसर से रेयर की तरफ आएगा, यहाँ जिस पॉइंट से ये मिल रहा है यहाँ पर फिर एक नॉर्मल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। अब देखेंगे क्या, ये फिर यहाँ से तेजी से नॉर्मल से दूर भागना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। स्पेस ज्यादा हो गया तो अब ये भागने का कोशिश करेगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसमें क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, याद रखेंगे ये पॉइंट, ठीक। और इस रे को रिफ्रैक्टेड नहीं करेंगे। देखिए ध्यान सुनिएगा, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड हुआ और रिफ्रैक्टेड रे फिर रिफ्रैक्टेड नहीं होता है। रिफ्रैक्टेड रे अगर रिफ्रैक्शन कर रहा है तो उसको इमर्जेंट रे के नाम से बुलाते हैं। उसको किस नाम से बुलाते हैं, इमर्जेंट रे के नाम से बुलाते हैं। याद रखिएगा ये सारा पॉइंट। न्यूमेरिकल में ज्यादातर इमर्जेंट रे का यूज होगा, तो उसमें आप पूछिएगा मत इमर्जेंट रे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली में ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली में लाइट जो आ रही थी इसको क्या करना था, इधर से कहीं से गुजरना था, लेकिन ये क्या किया, यहाँ पर लाइट आ गया, तो आना यहाँ था और आ यहाँ गया, तो इतने दूर का विस्थापन हो गया। इतने दूर का क्या हो गया, विस्थापन हो गया, यानी स्थानांतरण हो गया। यानी एक जगह जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं हो गया, यहाँ आ गया। यानी अगर यहाँ रहता, यहाँ वाली चीज को यहाँ कर दिया गया, मतलब क्या कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया। मतलब क्या, देखिए यहाँ वाली चीज को यहाँ ला दी, यानी यहाँ से क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दी, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा ये सारा पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखिए पहला मीडियम जो है वो रेयर है, फिर डेंसर है, फिर रेयर है। इसमें आप क्या देखिए, रेयर से अगर डेंसर में आता है तो ये क्या हो रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल आ रहा है। ये क्या हो रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल आ रहा है। क्या हो रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल आ रहा है। लेकिन अगर डेंसर से फिर रेयर में जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, इमर्जेंट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आपका रिफ्रैक्टिव रे हो गया, ये आपका रिफ्रैक्टिव रे हो गया, ये आपका इमर्जेंट रे हो गया। जो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ आई थी लेकिन यहाँ रहा है, तो ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये आपका नॉर्मल है, ये भी आपका नॉर्मल है। ये जो एक प्रकार आप देख रहे हैं ये क्या है आपका नॉर्मल। एनी प्रॉब्लम, समझने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जल्दी नोट डाउन। इसके बाद बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे, दैट इज कॉल्ड म्यू, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जल्दी देखिए। अब जरा सोचिए, आपके मन में आना चाहिए सर अगर ये रिफ्रैक्ट हुआ तो कोई तो एक ऐसा चीज होगा जो हमको कितना रिफ्रैक्ट हुआ इस बात को बताता होगा, जिस चीज से हम मेजर कर सकते होंगे कि एक्चुअल पाथ से डेविएशन कितने एंगल का होगा। या अगर कोई चीज को हम पानी में गिराएं वो कितना ऊपर दिखता होगा रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो हाँ, है ऐसा चीज जिससे हम लोग क्या कर पाते हैं, इस रिफ्रैक्शन को, इस डेविएशन को मेजर कर पाते हैं। उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। किस चीज के नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो उनको कहना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा वैल्यू है जो हमको किसी भी चीज को मेजर करने में मदद करता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हमको क्या करता है कि डेविएशन को नापने में मदद करता है, रिफ्रैक्शन को जानने में मदद करता है। अगर उससे भी नहीं हो पाए तो कहना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा वैल्यू है, सब मीडियम का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो उनको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा वैल्यू है जो हमको स्पीड
ऑफ लाइट इन एयर का रिलेशन देता है इसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। नहीं समझना है, ऐसे समझिए कि एयर में जिस रफ्तार से लाइट गमन कर रही होती है, चल रही होती है, और जब इस हवा से होता हुआ ये दूसरे मीडियम में गया तो उस मीडियम में इस हवा के तुलना में क्या स्पीड है लाइट का, ये रिलेशन देने का काम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग RI शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं या इसका रिप्रेजेंटेशन म्यू से होता है। बहुत सारे बुक में ये n भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन आप म्यू से ही दर्शाइएगा। म्यू इज द स्टैंडर्ड वे, ठीक है। म्यू से हम लोग किसको दर्शाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दर्शाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है C/V। C/V का कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप देखिएगा म्यू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, C के, लेकिन म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ V। व्हाट इज V? V इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसका मतलब कि जितना ज्यादा म्यू होगा स्पीड उतना कम होगा। नहीं, अगर किसी भी मीडियम का आपको म्यू ज्यादा दे, जैसे डायमंड का म्यू जो होता है वो लगभग 2.4 होता है। डायमंड का म्यू जो होता है वो लगभग 2.4 होता है। इसका मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे ग्लास का म्यू कोई आपसे पूछे दैट इज 1.5 अप्रॉक्स, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अगर मान लो तुमसे वाटर में ज्यादा पूछा जाए तो वाटर का क्या होगा, अप्रॉक्स 1.3, कोई दिक्कत। चलिए वाटर का हो गया, ग्लास का हो गया, हाँ एयर का क्या होता है, अप्रॉक्स 1.008, ठीक है। ये सब हम आपको म्यू की वैल्यू बता रहे हैं। तो अब ये सब को देख के बताइए तो आप हमको कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगा, एयर में होगा। क्या सबसे कम म्यू किसका है, एयर का, इसलिए एयर को मेजरमेंट की है C, ठीक है। C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन air, while V is the speed of light in any medium. Any problem? समझने में कोई दिक्कत? इतना आ गया कि जिसका म्यू जितना ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उतना कम, ठीक है। इसलिए ये बात को समझना है आपको, क्योंकि आगे हो गया है इसका मदद मिलेगा, इससे हम लोग बहुत सारे चीज को सीखेंगे। जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे जाएंगे वहां पर हम आपको बताएंगे कि sin I by sin R जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो sin I by sin R को समझने से पहले आपको म्यू समझना जरूरी है, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि म्यू जो है ये C/V है, ठीक है। यानी C/V कहने का मतलब हो गया म्यू जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के। कहने का मतलब हो गया कि जितना ज्यादा म्यू होगा उतना कम स्पीड होगा, जितना कम म्यू होगा उतना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगा। कोई आपसे पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। म्यू का कांसेप्ट थोड़ा सा अभी हम आपको इसलिए दे दिए क्योंकि आपके दिमाग में आना चाहिए बात, सर कभी ऐसा हुआ कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए लेकिन वो रिफ्रैक्ट नहीं हो, बेंड नहीं हो, बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं हो। हाँ हो सकता है, इसको मिटाएं, इसको लिख लीजिए, इस साइड इससे पहले ना बताएं तो उस साइड को थोड़ा हेल्प नहीं है, ये इसकी मदद से हम लोग उसको समझाने का कोशिश की। इसको मिटाएं ऐसा हो सकता है, आराम से हो सकता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसके दो केस हो सकते हैं। इसको मिटाएगा, लिख लिया, जल्दी नोट करना। डायमंड का अगर 2.4, ग्लास का 1.5, वाटर का 1.3, ये तो याद हो जाना चाहिए। अच्छा U बराबर C/V, C is the speed of light in air, V is the speed of light in U is inversely proportional to V। चलिए लिख लिया, अच्छे से क्या समझाने की कोशिश करते हैं हम अभी आपको बता रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई एम टेलिंग यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हमने आपको बताया किसी का म्यू जितना ज्यादा होगा उसका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम उतना ही कम होगा। आपसे ये क्वेश्चन हम पूछे क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में जा रहा हो लेकिन देयर इज नो डेविएशन सीन, यानी वहां पर बेंडिंग ऑफ लाइट हमें देखने को नहीं मिले, ऐसा कोई केस है क्या? जी हाँ, ऐसा 2 केस है जहां पर आपको इसके लिए आप एक तरह समझिए नॉर्मल इंसिडेंस।
एक टर्म आपको समझना पड़ेगा, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? देखिए नॉर्मल मतलब हो गया जो नॉर्मल हम लोग बनाते हैं, और इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट रे, यानी नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट रे गिरेगा तो अंदर क्या होगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस पर हमने एक नॉर्मल रोड पकड़ा, इस पर हम कहते हैं ये हमारा मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है। इस पर हमने एक नॉर्मल रोड और इसी लाइन पर करता है इंसिडेंट रे इसी पर गिर गया, ठीक है। तब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, ये सीधे निकल जाएगा बिना बेंड किए, समझाएगा। इसका मतलब कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या हो सकता है, लाइट बेंड। अब पूछे सर आप दो केस बताएं, ये पहला केस। दूसरा केस ये उस समय का केस है जब μ1 बराबर μ2 नहीं हो तब, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा तब ये बिना बेंड के। दूसरा केस क्या है, जब μ1 μ2 के बराबर हो, जब μ1 μ2 के बराबर तब क्या होगा, लाइन न्यू गिरेगी और न्यू चलेगी। ये नॉर्मल हो गया आपका, न्यू गिरेगी और ये न्यू चलेगी। दैट मींस μ1 जो है μ2 के बराबर है, यानी डेंसिटी बेरर और डेंसर जो है दोनों का मीडियम क्या है, सेम है, यानी दोनों ऊपर नीचे सेम मीडियम होगा। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत या हो सकता है मीडियम अलग हो लेकिन म्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। और म्यू क्या है, हम आपको बताएं द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद द कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन म्यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में? चलो चलिए जो लिखना है, जो दिक्कत है पूछ, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ। चलो अब समझिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। मान ले एक मीडियम है, ये आपका मीडियम है, ये आपका मीडियम, ये आपका नॉर्मल हो गया, यहाँ से कोई लाइट गया और इस तरह से रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसका जो मीडियम 1 है इसका भी कुछ नहीं होगा μ1, मीडियम 2 का भी कुछ नहीं होगा μ1 की जो फॉर्मूला होगी वो c/v1, तो ये आपको क्या लगता है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड ऑफ मीडियम। यहाँ पर v2 का क्या आएगा, c/v2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब अगर यहाँ से हम एक रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि μ1 को μ2 को μ1 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर इक्वेशन सेकंड मान लें, अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें, हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो ऐसे में क्या होगा कि μ2 बराबर हो जाएगा c/v2, ठीक है, बाय अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, μ1 बराबर डिवाइडेड बाय c/v1। ओके, ऐसे में क्या होगा, c और c कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, μ2 बाय μ1 बराबर v1 बाय v2, v1 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये आपको रिलेशन मिलता है कि μ2 जो है μ2 बाय v1 जो है v1 बाय v2 के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? μ2 बाय v1 का मतलब क्या होता है, समझिए। μ2 बाय v1 का मतलब, इसको हम लोग लिखते हैं μ21। इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। नहीं समझ में आया? μ2 बाय μ1 कहने का मतलब हो गया कि हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे का। किसके कंपैरिजन में, पहले के कंपैरिजन। कोई दिक्कत, जैसे मान लीजिए किसी को लिखते हैं आप 6 आउट ऑफ 10, यानी क्या 10 नंबर का एग्जाम था जिसमें 6 आया, यानी 10 के कंपैरिजन में 6 नंबर आया। उसी तरह से μ2 बाय 1 यानी μ1 के कंपैरिजन में हम μ2 फाइंड कर रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं μ2 μ1। कोई दिक्कत, इतना बात समझने में कोई दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जहां पर हम आपको बताएंगे कि sin i और sin r में होता है कांस्टेंट होता है, तो वहीं पर एक फार्मूला हम आपको देंगे कि μ2 बाय μ1 जो है ये क्या होता है, sin i बाय sin r के बराबर होता है, ठीक है। तो sin i बाय sin r के बराबर होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कीजिएगा क्या हो जाएगा, μ1 sin i बराबर हो जाएगा μ2 sin r के। कोई दिक्कत? ये sin जो है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से sin थीटा, यानी i की जगह पर थीटा आ जाएगा और जिस मीडियम का थीटा आएगा, जिस मीडियम में लाइट गिरेगा उसका म्यू रहेगा। जैसे मान लीजिए वाटर में गिर रहा है तो मान लीजिए अगर एयर से आ रहा है तो एयर से आ रहा है तो म्यू वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और μ2 अगर मान लीजिए वाटर में जा रहा है तब जाकर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.3
3 हो जाएगी। तो जिस एंगल से आर जाएगा, जिस एंगल से आई जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक ये μ2 बाय μ1 जो होता है μ1 बाय μ2 के बराबर होता है, μ2 बाय μ1 जो होता है ये बराबर होता है sin i बाय sin r के, μ1 sin i जो होता है बराबर होता है μ2 sin r। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इतना बस समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ। चल लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। चलिए कितना बात समझ में आया? कितना बात अगर समझ में आ गया आपको तो अब एक बात और देख लीजिए। न्यू का जो फॉर्मूला होता है ऑलमोस्ट आपको 3 फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला फॉर्मूला जो हमने आपको बताया म्यू बराबर क्या होता है c बाय v। तो दिक्कत इसके अलावा देखिए μ21 बराबर क्या होता है sin i बाय sin r। कोई दिक्कत? ये दूसरा हो गया, ये पहला। तीसरा जो होता है ये क्या होता है म्यू बराबर रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक है, यानी कितना ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पढ़ दिया कि 10 मीटर गहरी पानी में किसी चीज को गिराया गया तो उसका एपरेंट डेप्थ क्या होगा, यानी मान लीजिए कि माना गया रियल डेप्थ मतलब वास्तविक, एपरेंट मतलब अनुभव हो रहा है। ठीक है, मान के चलिए म्यू है, तो म्यू किस में गिराया गया, पानी में गिराया गया। तो पानी में गिराया गया तो पानी का म्यू कितना होता है 1.3 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4/3। ठीक है, तो इसको हम लोग रियल डेप्थ कितना दिया था 10 मीटर, एपरेंट दिया आपको नहीं मालूम है, x मान यहां से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, 4x/30 आ जाएगा, x बराबर 30/4 आ जाएगा। इसको समझ लो x की वैल्यू कितना समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक, इस तरह से आपको ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। म्यू बराबर c बाय v, म्यू बराबर sin i बाय sin r, म्यू बराबर रियल डेप्थ बाय एपरेंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन। क्या देखेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो इसकी फॉर्मूला नोट कीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। चलिए अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, जो नियम रिफ्लेक्शन में आप पढ़े थे वही नियम आप रिफ्रैक्शन में भी पढ़ेंगे। बस अंतर यही होगा कि अब तक वहां पर आप एक मीडियम ले रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, द नॉर्मल, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड मस्ट हैव सेम पॉइंट एट अ सेम प्लेन। यहां पर बस बोलेंगे मस्ट हैव सेम पॉइंट ऑफ बोथ मीडियम, दोनों मीडियम का। जैसे मान लीजिए कि मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, तो इस दोनों मीडियम के बीच में एक बिटवीन बोथ मीडियम, दोनों मीडियम के बीच में एक ही प्लेन पर एक ही पॉइंट पर गिरने वाली भी रहेगी और एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होने वाली भी रहेगी और एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड नॉर्मल भी रहेगी। समझ आ रहा है? नॉर्मल, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड। और दोनों मीडियम के लिए एक ही प्लेन रहेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों मीडियम के लिए अलग-अलग प्लेन, ना, दोनों मीडियम के लिए एक सेम प्लेन रहेगा और सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा, पॉइंट ऑफ नॉर्मल होगा, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा। तो मतलब having same point of incident, refracted and normal between on same plane between mediums। कोई दिक्कत? ठीक है, ये पहला लॉ करता है। दूसरा लॉ वहां आप देख रहे थे कि एंगल आई बराबर एंगल आर था। ठीक है, रिफ्लेक्शन में आप पढ़ कर आए हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर है। यहाँ पर वहां पर क्या देखिए, एंगल आई का आर से रिलेशन दिया, तो साइंटिस्ट क्या किया, मतलब उस समय पूछा गया कि ऐसा कोई तो रिलेशन हमको मिलना चाहिए इंसिडेंट का रिफ्लेक्टेड के साथ, जो हमको क्या करें कि इसका जानकारी लेने में, इसको समझने में हमारे को। तो देखा गया कि चलो भैया एक मीडियम लिया, इसमें गिराया, रिफ्लेक्ट करवाया, फिर दूसरा मीडियम लिया, फिर दूसरी बार रिफ्लेक्ट कराया, फिर तीसरी बार रिफ्लेक्ट कराया, लेकिन मीडियम सेम रखा। ध्यान सुनिएगा, मीडियम सेम रखा और लाइट को अलग अलग एंगल पर गिरा दिया। क्या किया गया? लाइट को अलग अलग एंगल पर गिराया गया। तो देखा गया इस जिस एंगल पर इसको गिराया जा रहा था ना, इसका साइन थीटा जो था, साइन आई था। ठीक है, ये इसके साइन आर के बराबर था तब तक, जब तक कि मीडियम क्या था, सेम था। ध्यान सुनिएगा, मीडियम सेम था, मीडियम 1, मीडियम 2, बस एंगल को बदला जा रहा था। देखा गया कि भैया एंगल आप कितना भी बदल दीजिए, अगर मीडियम सेम रहेगा तो साइन
आई जो है साइन आई बाई साइन आर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। साइन आई जिस थीटा एंगल पर इसको गिराया जा रहा है और जिस थीटा एंगल पर ये जा रहा है ना, ये हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि मीडियम हमेशा सेम रहना चाहिए, अगर मीडियम बदल गया तब बदलने का संभावना, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है, मीडियम टिल मीडियम इज सेम, जब तक मीडियम सेम रहेगी तब तक साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट है। कोई दिक्कत चलिए, तो यहीं से हम आपको फार्मूला दिए, ये इसको मिटाएगा, जल्दी चलिए देखिए इसको। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों क्या है, मीडियम है, तो दोनों अलग अलग मीडियम है। इसका भी कुछ म्यू 1 होगा और इसका भी कुछ म्यू 2 होगा। आप क्या कर सकते हैं, आप ये ऐसे बना सकते हैं, अगर म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालना की कोशिश करेंगे, हम आपको फार्मूला दिए थे sin i बाय sin r दिए थे। तो म्यू 2 म्यू 1 का कहने का मतलब क्या करते हैं, म्यू 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। हम लिख सकते थे म्यू 2 i म्यू 1 लिख सकते थे कि नहीं, इस तरह से हम लिख सकते हैं sin i बाय sin r। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू 1 sin i बराबर हो जाएगा म्यू 2 sin r, होगा कि नहीं होगा, म्यू 1 sin i बराबर हो जाएगा म्यू 2 sin r, होगा। इस फॉर्मूला को दिमाग में रखिए और एक क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन हम देते हैं आपको, क्वेश्चन हम आपको देते हैं जिसको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या चलेगा, क्वेश्चन है नहीं, मान लीजिए ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ये एयर है, इसमें लाइट फॉल कर रहा है, यहाँ पर नॉर्मल है, लाइट फॉल जो कर रहा है ये ऑलमोस्ट 60 डिग्री पर कर रहा है, ठीक है। आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। म्यू 2 जो है आप √3 रखकर बनाना है, बनाइए जल्दी बनाइए, बन जाएगा। फॉर्मूला लिखना है, म्यू 1 का वैल्यू पुट करना है, sin i का वैल्यू पुट करना है, म्यू 2 का वैल्यू पुट करना है, sin r भी डाल देना है, ये तो फाइंड करना है, sin r की वैल्यू हो जाएगी। चल देखते हैं, म्यू 1 sin i बराबर होता है म्यू 2 sin r होता है। म्यू 1 एयर है, एयर का 1 मान लीजिए, sin i sin 60, ठीक है। sin i बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस sin 60 डिग्री बराबर होगा म्यू 2 sin r।